दोस्तों नमस्कार। एक बहुत सीरियस एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और रशिया के बीच में, जिसका नाम दिया गया रेलॉक्स एग्रीमेंट, जिसके अंदर रशिया के 3000 सोल्जर्स इंडिया के अंदर स्टेशन किए जाएंगे। 10 उनके एयरक्राफ्ट उनको स्टेशन किया जाएगा और 5 उनके वारशिप उनको स्टेशन किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने इतना बड़ा एक डिसीजन लिया है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के वारशिप्स और उनके सोल्जर्स को इंडिया के अंदर रखा जाएगा। क्या ये हमारे देश के लिए खतरा है? क्या ये हमारे देश के लिए सिक्योरिटी की बात है? इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के मेरे साथ बैठे होते शंकर पानी जी। तो शंकर पानी जी, अब रशिया के सोल्जर्स इंडिया के अंदर स्टेशन रहेगा और इंडिया के सोल्जर्स भी वहां रह सकते हैं, ये बात होगा, जाएंगे। लेकिन बहुत सी रीजंस हैं कि रशिया हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। रशिया ने हमको 1971 वॉर के अंदर सपोर्ट किया था। रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ गई कि हमको रशिया की जरूरत पड़ी कि आप सोल्जर्स को अपने यहाँ स्टेशन करो, क्योंकि बहुत खतरा पड़ा है हमारे देश के ऊपर। देश को एक किसी उसमें जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि हम हमेशा नॉन अलाइंड रह करके तो रह नहीं सकते, या ना जाएंगे यहाँ उस तरफ से जाएंगे, क्योंकि आज पूरी तरफ से हमको खतरा चल रहा है। एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से अमेरिका है, एक तरफ से पाकिस्तान है। इसी पे चर्चा करेंगे। आप अपने व्यूज दीजिए, फिर हम अपनी बात करता हूँ तो क्या है रेलॉक्स एग्रीमेंट। सूद साहब, सदियों से रशिया हमारे साथ रहा है और उसकी दोस्ती अच्छे बुरे दिनों में हमने देखी है कि हर समय हिंदुस्तान के साथ रहा है। हालांकि ये पहली बार ही होगा कि वी आर गोइंग टू अलाउ अ फॉरेन शिप टू बी स्टेशनड हियर और उनके सोल्जर्स यहाँ रखें, क्योंकि सोल्जर्स की ना तो हमें जरूरत है, हमारे यहाँ तो बहुत पूरे फुल फोर्स में हमारे पास सोल्जर्स हैं और आज हमारी नेवी भी बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक इस पूरे डील के अंदर मुझे ये लग रहा है कि रशिया इंडिया इज डूइंग अ फेवर टू रशिया। तो उसको एक ग्राउंड दे रहे हैं, उसको एक फुटिंग दे रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड दिस इज एन एप्रिसिएशन ऑफ उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है हर समय, चाहे 1971 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, या उनकी जान पे खतरा जब था मोदी जी की जान पे, तो किस तरह से उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के ना सिर्फ उनको बचाया, ना सिर्फ उनको बताया कि भैया ये हो रहा था, बांग्लादेश से पूरा ऑपरेट हो रहा था, पर किस तरह से ये रशियन जो इंटेलिजेंस है, दे सेव्ड, दे किल्ड द किलर्स, दे फिनिश्ड ऑफ द किलर्स। मान जितने भी ऑपोजिशन वाला जो बदमाशियां कर रहे थे कि उनको, एंड डेफिनेटली इवन मोसाद मस्ट बी आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट। तो सर, ये दोस्ती तो देश के प्रति, हमारे देश के फेवर में क्या है, हम लोग वही करेंगे। इजराइल भी वही करता है। इजराइल का अमेरिका के साथ इतनी कोई दोस्ती नहीं है, बट दे आर हैंड इन हैंड व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड सिक्योरिटी, जब वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और ये जब होगा तो इंडिया और रशिया की दोस्ती मजबूत होगी, और इस रीजन के अंदर, हमारे एशियन रीजन के अंदर सिक्योरिटी थोड़ी और मजबूत होगी, एंड इट विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड पीस। देखिए, उधर बेसिकली हर एक कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है। मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या है कि रशिया ने अब जैसे का हमेशा हमारी मदद की है। एक्चुअली रशिया एक कोने में बैठा हुआ है, वर्ल्ड के सेंटर पे नहीं है। रशिया के पास जो सी है, कैस्पियन सी, वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि जो उसकी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं उनके साथ मिला हुआ है, ईरान के साथ मिला हुआ है। तो रशिया ओपनिंग चाह रहा था, और ओपनिंग इसलिए चाह रहा था कि रशिया यहाँ पे नजदीक आना चाहता था। यानी कि जब सीरिया पे वहां पे जो कंट्रोल हो गया, वहां पे जो आईएसआई का कंट्रोल हो गया, वहां पे गवर्नमेंट हिल गई, और उसके अंदर हिलाने का पर्पस था सिर्फ टर्की और यूएस का। तो रशिया को एक सी की जरूरत थी, और रशिया ने इंडिया से कहा हमको सी चाहिए, तो इंडिया ने कहा आप ले लीजिए। हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि हमारे पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, उनके पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। और ये एग्रीमेंट हमने रशिया के साथ नहीं किया, बाकी कंट्रीज के साथ भी किया। यूएस के साथ भी एग्रीमेंट है कि हमारा पोर्ट्स का एग्रीमेंट था कि एक दूसरे के पोर्ट्स को यूज करेंगे। ये एग्रीमेंट हमने जापान के साथ भी किया, ये एग्रीमेंट हमने फ्रांस के साथ भी किया, ये एग्रीमेंट हमने आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया। इससे इंडिया को बेनिफिट कम है, बाकी कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन दोस्ती में कुछ करना पड़ता है। और उस टाइम पे यूएस से बात हुई थी, यूएस ने कहा मैं जितनी अपने मिसाइल का काम है इंडिया में बनाने का काम करूंगा, क्योंकि हमारे पास लेबर महंगी पड़ती है, आपकी लेबर चीप है और सेंटर में होगा। जब भी एक्चुअली वार होगा तो हमारे शिप्स यहाँ पे सामान ले पाएंगे। और ये रखा गया था मेनली यूएस के द्वारा, चाइना को माइंड में रखते हुए। लेकिन हम रशिया के साथ एक और स्टेप आगे बढ़ गए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मेन रीजन था, जब पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग में गए थे
अगस्त 31 को पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी, और मारने की कोशिश की गई थी एक अमेरिकन एजेंट के द्वारा जो बांग्लादेश में बेस्ड था। और जब ये खबर मिली केजीबी को, तो उन्होंने पीएम मोदी को बताया, तो केजीबी और पीएम मोदी ने मिलकर के जो आदमी मारने वाला था उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको मार दिया। और उसके जो एक होटल में ठहरा हुआ था, उसके जूस में, मॉर्निंग में उसका जो जूस पीता था उसके अंदर जहर मिला दिया, और जहर वो था जो मोसाद यूज करता है। वो मर गया। लेकिन कोई चांस ना लेते हुए पुतिन पीएम मोदी की वेट करते रहे। उनके साथ मीटिंग हो रही थी, 10 मिनट तक उन्होंने कॉरिडोर में पीएम मोदी की वेट की, और पीएम मोदी से मिलने के बाद उनको उस जगह ना जाने के बजाय अपनी गाड़ी में ले गए। वहां पे उन्होंने उनसे 35 मिनट बात की, क्योंकि वो कोई चांस ही लेना चाहते थे। इससे पीएम मोदी को भी समझ में आ गया कि रशिया कितना अच्छा दोस्त है, और रशिया को भी इंडिया की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहता यहाँ पे कोई उल्टी सीधी गवर्नमेंट आए, कोई राहुल गांधी जैसा आदमी आ जाए जो पैसे लेकर के अपनी कंट्री को भेज दे। फिर जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस टाइम पे देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया चाइना ने 11 सैटेलाइट पर लगा दिया, और 11 सैटेलाइट्स की पूरी जो इमेज थी वो दी पाकिस्तान को, जिससे उनको पता चला कि हमारे एयरक्राफ्ट कहाँ है, बाकी हमारे बाकी चीजें कहाँ रखी हुई हैं। उससे पाकिस्तान को काफी हेल्प मिली। हमारे भी उस टाइम पे 5 सैटेलाइट काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद डीआरडीओ ने कहा हम यहाँ पे कम से कम 30 सैटेलाइट बनाएंगे, उस पर काम चल रहा है। दूसरी तरफ टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा था वार के अंदर, उनको पाकिस्तान ने यूज किया। लेकिन उस टाइम पे जो S-400 का सिस्टम था, या जो हमारे इंडिजिनस सिस्टम जैसे हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम, फिर D4S सिस्टम, और इनको सारा के सारे हमारे जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलाइन करके रखा था। एयरफोर्स ने भी साथ में मिलकर काम किया था, और हम जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन्स आए सबके सबको हमने धराशायी कर दिया। लेकिन खतरा तो बना हुआ था, वार खत्म हो गया। लेकिन जब वार खत्म हुआ तो उसके बाद देखा गया ट्रंप कैसे पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अपने वहां पे बुला लिया लंच में, और बात करने लगे, यानी कि पाकिस्तान को प्रेस कर रहे थे, और कैसे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। जैसे आपके न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिएगा, या बीबीसी, वहां पे ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया। फिर पाकिस्तान की डिफीट को कवर अप करने के लिए आसिम मुनीर को अपग्रेड कर दिया गया। मतलब सारा का सारा प्रोपेगेंडा चल रहा। तो अब भी आप बाहर देख रहे हैं, उसके अंदर आसिम मुनीर को एजेंट बना करके आगे रखा हुआ है, तो पाकिस्तान को फिर प्रमोट कर रहे हैं। फिर इन्होंने सऊदी से कहा पाकिस्तान को पैसे दे दो, सऊदी ने पाकिस्तान को और कतर ने मिलकर $8 बिलियन भी दे दिए, क्योंकि उनको भी खतरा है इस चीज का। तो जिस तरीके से ट्रंप इनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो इंडिया को एक सपोर्ट तो चाहिए थी। वार हमने अकेला लड़ा, तो इसीलिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। लेकिन बीच में एक और बात हुई थी। मार्च 2026 में एक अमेरिकन और 7 यूक्रेनियंस वो इंडिया में आए, इंडिया से म्यांमार के अंदर चले गए, म्यांमार से दोबारा इंडिया के अंदर आ गए, और म्यांमार में जाके जो कुकी मिलिटेंट्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी, और बहुत से ड्रोन मंगा करके उनको पास ऑन किया। तो ये उसके बाद फिर इंडिया के अंदर आ गए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी केजीबी ने हमारे को दे दी। जब केजीबी ने इंफॉर्मेशन दी तो हमने अरेस्ट कर लिया। 3 जगह से उनको अरेस्ट किया, कलकत्ता से किया, दिल्ली से किया, एक और जगह से। और उनके खिलाफ हमने जो अरेस्ट किया, उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, हमने उनके खिलाफ ऐसे लगा दिए कि जैसे हमारे कंट्री के अंदर वार करने आए थे, यानी कि बड़े सीरियस चार्जेस लगा दिए उस पर। ना अमेरिका बोला, यूक्रेन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने यूक्रेन की ना सुनी, ना अमेरिका की सुनी। और उस टाइम पे जो इंडिया के एम्बेसडर बैठे थे यूएस, वो हमारे एनएसए से मिले। एनएसए ने कहा इनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, आप हमारी कंट्री को डिस्ट्रेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया। डोंट आर्गू ऑन दिस, डायरेक्ट बात कर रही थी हमारे एनएसए ने उनसे। फिर उसके बाद एक और केस आया, 2 और अमेरिकन वो कोची के अंदर रेड जोन में घुस गए। कोची एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे हमारी नेवल बेस है, और वहां पे एक ईरानियन शिप भी रखा हुआ है जो इंडिया रोक के रखा है कि उसको जाएगा तो सी में गिरा देंगे। 172 उनके सेलर्स और वहां पे ऑफिसर्स को रखा हुआ है वहां पे। तो उसकी फोटो खींच रहे थे, तो उनको भी अरेस्ट कर दिया, और उनके खिलाफ भी सीरियस चार्जेस लगा दिए सिक्योरिटी के, तो वो भी केस आ गया। तो इसके लिए इंडिया ने इनसे एग्रीमेंट किया। साथ में एक और बात बता दूं यहाँ पे कि रशिया ने हमको जिस तरीके से ओपनली सपोर्ट किया था 1971 वॉर के अंदर, जब यहाँ पे यूएस के वारशिप आए और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आया, तो इनकी सबमरीन्स पहले बे ऑफ बंगाल में खड़ी थी और ऊपर आ गई। इनको देख के अमेरिकन और जो आपके ब्रिटिश थे वो भाग गए, क्योंकि ब्रिटिश जा रहे थे पाकिस्तान के पोर्ट की तरफ, कराची पोर्ट की तरफ, और अमेरिकन वारशिप आ रहे थे बांग्लादेश की तरफ, जो चिटागोंग पोर्ट है जहां पे इंडिया का वारशिप खड़ा था। और उसके बाद हमेशा
इन्होंने हमारी सपोर्ट किया रशिया ने, इसलिए एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ। एक और बात बता दूं यहाँ पे, ये सिर्फ एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये एग्रीमेंट होने से एक तो अमेरिका को बहुत ज्यादा मिर्ची लगेगी कि इंडिया तो चला गया इस टाइम पे रशिया की गोद में, दूसरी मिर्ची लगेगी चाइना को, क्योंकि ये जो सारा काम किया जा रहा है इससे चाइना को भी खतरा हो जाएगा कि अमेरिका तो आज इंडिया के साथ आ गया, और अगर फ्यूचर के अंदर वार होगा तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहेगा, सिर्फ बैक से सपोर्ट नहीं देगा, हो सकता है फ्यूचर के अंदर सामने भी आ जाए। और एक बार वहां पे पीस आ जाए रशिया यूक्रेन वार के अंदर, तो देखने की इस एग्रीमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट साइन किया गया 5 साल के लिए, लेकिन जो इंडिया के इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी S-400 के साथ, जो साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगा कि इंडिया को के पास जो 3 मिसाइल्स की बैटरीज हैं वो तो कम पड़ेंगी, तो इंडिया ने रशिया से कहा हमें बाकी 2 मिसाइल भी दो, क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था 2018 में उसमें 5 बैटरी थी जिसका वैल्यू थी $1.3 बिलियन। तो रशिया ने कहा चौथी बैटरी, और चौथी बैटरी लेने के लिए हमारी टीम गई है, शायद इंडिया के अंदर आ भी चुकी होगी, और 5वीं बैटरी साल के एंड तक आ जाएगी। इंडिया ने एक और रिक्वायरमेंट भी दी है यूएस को, जो उसने मान भी ली है कि हमें 5 और बैटरीज चाहिए, यानी कि 5 बैटरीज हम लगाना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ, और बाकी 3 बैटरीज चाइना की तरफ, 2 बैटरीज हम लगाएंगे अपने सी की तरफ। और वो भी हमने कहा जल्दी से जल्दी, अमेरिका यूएस ने हमको, रशिया ने हमको कहा कि हम आपको बाकी 5 बैटरी अगले 2 साल के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि 2027-28 तक हमारे पास 10 बैटरीज हो जाएंगी। फिर एक पंचशीर एक बैटरी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी डील हो गई है। और वो सिस्टम ऐसे है कि जैसे उस टाइम पे वार के टाइम में जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी S-400 पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि S-400 की रेंज बहुत ज्यादा है, 400 किलोमीटर की है, लेकिन जब छोटे छोटे ड्रोन आए और जमीन से कुछ मीटर या कुछ ऊपर आए थोड़े से, तो उनको S-400 डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके लिए दूसरे सिस्टम चाहिए, वो इंडिया खुद भी तैयार कर रहा है। तो हमको रशिया ने ऑफर किया पंचशीर सिस्टम, जो छोटे छोटे ड्रोन्स या मिसाइलों को जो नीचे फ्लो करती हैं कुछ मीटर ऊपर जमीन से, उनको गिरा सकता है, वो भी हम ले रहे हैं, क्योंकि हर एक S-400 के साथ हमको एक पंचशीर का सिस्टम लगाना पड़ेगा। साथ में इंडिया का अपना इंडिजिनस कुशा सिस्टम भी तैयार हो रहा है, जो रेप्लिका है S-400 का, यानी कि वैसे सिस्टम है जो इंडिया खुद बना रहा हो, वो हमें S-400 से आधा पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन को मारने के लिए अगर हम एक महंगी मिसाइल फेंके तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, इसलिए इंडिया उनसे ले रहा है पंचशीर सिस्टम, जो सस्ता भी पड़ेगा और छोटे छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए सिस्टम बहुत इफेक्टिव भी है। साथ में इंडिया को रशिया ने यह भी कह दिया कि, और इंडिया एग्री भी कर गया कि हमको R-37M मिसाइल चाहिए जिसकी 400 किलोमीटर की रेंज है, जो प्लेन से लॉन्च की जा सकती है, वो भी रशिया एग्री कर गया हमें देने के लिए। साथ में क्या है कि रशिया से हमारी बात चल रही थी कि हम Su-57 लेना चाहते हैं, तो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि हम 60 पहले लेंगे, बाद जो आपकी कंडीशन में आएंगे जो बना के रशिया से भेजे जाएंगे, और रशिया ने कहा मैं आपको कोड भी दे दूंगा, जो चीज चाहिए वो भी ले लो, मिसाइल भी ले लो, जो कुछ चाहिए आप लो। तो इंडिया ने फिर कहा उसने कि आपको 60 नहीं हम देंगे, हम आपको 100 देंगे, क्योंकि हमारे लिए फिजिबल नहीं है कम देना इतने। फिर उसका इंडिया उनको मैन्युफैक्चर करेगा नासिक के अंदर, और जब नासिक के अंदर जो हमारा प्लांट लगा है वहां पे जो हमारे Su-30Mi ट्रेन को अपग्रेड किया गया था, उनका 50% काम तो हो रखा है, बाकी 50% काम आप करा लीजिएगा, तो इंडिया वो भी लेगा उनसे और वहां पे बनाने की बात करेगा। तो सारे के सारे एग्रीमेंट इंडिया फास्टली डेवलप कर रहा है, और ये उम्मीद मारी जा रही है कि इंडिया की जो नेक्स्ट डील होगी रशिया के साथ वो होगी अराउंड $40 to $50 बिलियन। जो हमारी फ्रांस के साथ डील हुई थी रफाल की, वो थी $30 बिलियन की, लेकिन अब जो डील करने जा रहे हैं रशिया के साथ सारे इक्विपमेंट को लेने की, वो होगी अराउंड $40 to $50 बिलियन, क्योंकि डिफेंस हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे साथ रशिया खड़ा होगा तो चाइना की हिम्मत नहीं होगी इंडिया की तरफ देखने की, और यूएस जो हमको कई बार धमकी देता है कि तुम्हारे इतने रफाल गिरे, तुम्हारे इतने गिरे, अब यूएस को लगेगा कि मैं तो इंडिया की तरफ आ ही नहीं सकता, हमारे पोर्ट्स पे उनके जो अगर शिप आएंगे तो उनके साथ तो रशिया उनकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा। हम आज रशिया के साथ ओपनली आ रहे हैं, एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया वर्ल्ड को कि वी आर विद रशिया। और फिर इजराइल के साथ तो हमारी डील चल रही है, बहुत सी डील चल रही है, उसकी बात करेंगे। लेकिन आज जो इंडिया ने डिसीजन लिया है कि रशिया के वारशिप यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि रशिया को एक और दिक्कत हुई थी, जब रिजीम चेंज हुई थी सीरिया के अंदर तो रशिया को वाटर्स में जाने की जरूरत थी। तो आज रशिया कोशिश कर रहा था कि ना तो गल्फ वाटर में घुस सकता है ना रेड सी में, तो रशिया अब आएगा इंडियन ओशन के अंदर और इंडियन ओशन से अपनी मूवमेंट कर सकेगा किसी कंट्री के खिलाफ, यहाँ जहां भी कुछ अपने इंटरेस्ट को देख पाएगा। फिर एक और बात यहाँ पे आएगी कि जो यहाँ पे रशिया की एंट्री होगी उससे अमेरिका को डर लगेगा, पूरे वर्ल्ड को खतरा रहेगा कि आज तो ये इनके साथ खड़ा है। तो आज हम जो हमने डील किया रशिया के साथ अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को देख के किया है, और हमें आज डरने की जरूरत नहीं कि हमारे को आज कल यूएस धमकी देगा, कोई और धमकी देगा। आपको याद होगा जब यूएस ने हमको धमकी दी थी कि तुम्हारे को
मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो और तेल की बात हुई तो हमको तेल दिया था रशिया ने, आज भी रशिया हमको ऑयल दे रहा है। तो आज हम रशिया को हमने कम्प्लीमेंट कर दिया जो उसने हमारी हेल्प की थी 1971 में या उसके बाद। प्रोग्राम खत्म करते हैं और आप कुछ कहें तो फिर हम प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। सर हिंदुस्तान में आप कई बार ये विचार करते हैं कि ऐसा क्या है जो वहाँ यहाँ जिहादी हमारे वो बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। हमारे यहाँ क्राइम वर्ल्ड में 99.9% आपको मिलेंगे जिहादी। अब सेम एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या है अमेरिकन सोच में कि वो लोग गलतियां ऐसी करते रहते हैं जिससे हिंदुस्तान उनसे दूर हो जाए। हालांकि दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दे आर डेमोक्रेटिक और एक ही दोनों का कल्चर है आके, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि जब कभी हिंदुस्तान पे कोई भी तकलीफ हुई अमेरिका को हमें हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन हेल्प किया फिर रशिया ने या इजराइल ने। सो व्हाई शुड वी गो क्लोज टू देम? मैंने रशिया के साथ हम लोग क्यों नहीं जाए, इजराइल के साथ क्यों नहीं जाए? क्योंकि वो हमारे देश के लिए भला है, हमारे देश को टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो हम वी विल डू द सेम। सो वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री एंड आई एम वेरी श्योर जो आपने इंफॉर्मेशन दी है विच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। एंड एट द सेम टाइम कोई कंट्री सर कुछ नहीं करता जब तक उनके फायदे के लिए भी नहीं हो। तो आई एम श्योर कि ये स्टेप लेके रशिया का भी फायदा बहुत हो रहा है, जिस तरह से इजराइल का भी फायदा होता है बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंडशिप विद इंडिया। तो आई थिंक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंड लेट अस होप बिल्कुल। जाते जाते मैं एक और बात कह दूं, आप अगर अमेरिका की बात करो तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को मारा था लाल बहादुर शास्त्री को मारा था CIA ने। एक्चुअली क्या है कि यूएस के अंदर बहुत से ग्रुप्स हैं, एक डीप स्टेट है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ काम करती रहती है। तो आप अगर बात की हमारे साइंटिस्ट को किसने मारा, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर जाए। आज तक हमको किसने ये नहीं कहा कि आपके न्यूक्लियर बम से हमको खतरा है, लेकिन यूएस ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमको धमकी दी और बनने नहीं दिया। उसके बाद जो साइंटिस्ट उनको मारा, लेकिन जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरा प्रमोट किया और पूरा सपोर्ट किया, पूरा उसके अंदर हेल्प की यूएस ने। और आज वही इनके लिए खतरा बना हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जो यूएस कहता है कि मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूं, यूएस किसी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता। अगर यूएस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता तो पाकिस्तान के अंदर आसिफ मजीद को उठा करके इनके जो जेल में बैठे हैं इनके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको निकाल देता। वो नहीं निकाला। ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है नहीं इनके पास। जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं पे अटैक किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन उनको कन्वर्ट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर शिया को कन्वर्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं बोलता, वेस्ट कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं अमेरिका के अंदर अगर यहाँ एक आदमी मर जाए तो यहाँ पे शोर मच जाता है। तो यूएस जो प्रोपेगेंडा करता है झूठा करता है और इंडिया को टारगेट करने कुछ भी कर सकता है। क्यों? सर बेसिकली अमेरिका को वो पसंद नहीं है दोस्त जो उनकी आंख में आंख डाल के बात कर सके। रशिया हैज द करेज और उनके अंदर ताकत वो है। इंडिया के अंदर भी आज वो ताकत है कि हम लोग आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। तो ये उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद है ये कठपुतली पाकिस्तान, कड़कस्तान, जिसको पैसा फेंको तो वो कैबरे करना शुरू कर देते हैं आके। तो लेट देम डू इट सर। वो ऐसा सांप है, वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान और अमेरिका को डसता आ रहा है, अभी भी डसेगा, आगे भी डसेगा सर। लेकिन उनको ऐसे ही लोग पसंद है। सो ऑल द बेस्ट। जो आदमी वो हर कंट्री वही करेगी जो उसकी उनके फायदे की चीज है। लेट देम डू इट एंड वेरी गुड एंड आई विल से 3 cheers टू इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक अपील है